लेकिन आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें हमारा देश आपको ब्लैक और व्हाइट में नजर आ जाएगा। ब्लैक में हमारे देश की राजनीति है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबूत मांगे जा रहे हैं, लोकसभा में इस पर जोरदार बहस हो रही है, और व्हाइट में हमारे देश की सेना है जो इस राजनीति के बावजूद आज भी आतंकियों से लोहा ले रही है। पहलगांव हमले के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। सोचिए, एक तरफ वो नेता जिन्होंने इस लोकतंत्र में हम और आप जिन्हें चुनते हैं, और दूसरी तरफ हमारी सेना जो इस मातृभूमि को चुनती है और इसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। एक तरफ सत्ता की ललक है और एक तरफ मातृभूमि के लिए जज्बा। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव हमले की ये तारीख भूले नहीं भुलाई जाती और ये तारीख हर भारतीय के सीने में शूल की तरह चुभती है। लेकिन हमारे नेताओं को कितना फर्क पड़ता है? वो तो पहले भी राजनीति करते थे, आज भी राजनीति कर रहे हैं, शायद कल भी करेंगे, लेकिन आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी सेना क्या कर रही है। आज भारतीय सेना ने एक और जवाब दिया है और एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। यह मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र में हुई है उसे लिडवास कहते हैं, जिसे आप मैप पर भी देख रहे होंगे। घने जंगलों का पूरा इलाका है जहां से दाचिगाम नेशनल पार्क बहुत पास है, और यह इलाका मध्य कश्मीर में है और श्रीनगर जिले में ही आता है। जुलाई महीने की शुरुआत में सेना को ऐसी सूचना मिली थी कि इस इलाके में 5 से 7 आतंकियों का एक ग्रुप हो सकता है। सेना ने एक रेडियो मैसेज भी इंटरसेप्ट किया था जिससे इस इलाके में आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों का पता चला था, और इसी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की एक यूनिट ने इस मैसेज के आधार पर आतंकियों की तलाश पूरे इलाके में शुरू कर दी। पूरा इलाका बहुत दुर्गम है, यहां पर आसानी से किसी को खोज निकालना बहुत मुश्किल है। बड़ी बात यह है कि इस रेडियो मैसेज में एक आतंकी की आवाज पहलगांव हमले के आतंकवादी से बिल्कुल मिलती जुलती थी, और इसी आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया जिनका काम होता है आम लोगों के बीच रहकर आतंकियों की मदद करना। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर नहीं है, बल्कि ये बकरवाल और गुज्जर समुदाय के लोग हैं जिन्होंने जानकारी दी, जिन्होंने सेना की मदद की, जिन्होंने सेना को ये बताया कि इस इलाके में इन्होंने कुछ आतंकियों को देखा है। तो इस मामले में 2 वर्जन अभी तक आए हैं। जब सेना के पास पुख्ता जानकारी आ गई तब उसने दबे पांव ये पूरा ऑपरेशन चलाया और इसका नाम रखा ऑपरेशन महादेव। इस नाम के पीछे की कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये पूरा ऑपरेशन अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स, पैरा स्पेशल कमांडोज की 4 यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ शामिल थी। जब ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की निगरानी हो रही थी, उसी दौरान सेना ने गोली चलने की आवाज सुनी और इसी के बाद पूरे इलाके को घेरा गया। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे वहां प्लास्टिक का एक छोटा सा शेड बनाया हुआ है। जब सेना की कुछ टुकड़ियां आतंकियों के नजदीक पहुंची तो उन्होंने वहां एक ट्रेंच देखा। ये जमीन की सतह पर बनाई गई एक गहरी, लंबी और सकरी खाई होती है, बहुत लंबी और सकरी, जिसमें आतंकवादी छिपकर सेना की गोलीबारी से बचते हैं और जवाबी फायरिंग करते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ, और जब हमारी सेना इस ट्रेंच के पास पहुंची तो मुठभेड़ शुरू हो गई। कुछ ही देर में तीनों आतंकी मारे गए। यहां 2 और बातें बहुत बड़ी हैं। यह मुठभेड़ आज 28 जुलाई को सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। दूसरा, एक मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की अब भी पहचान नहीं हो पाई। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि इनमें मोस्ट वांटेड आतंकी हाशिम मूसा भी हो सकता है, जिसने पहलगांव आतंकी हमले में 25 हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। इस आतंकवादी पर 20 लाख रुपए का इनाम है, जो 2023 में घुसपैठ करके पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था, और यह हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है। एनआईए के मुताबिक इस आतंकी ने अब तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 बड़े हमले किए हैं, जिनमें पहलगांव हमले के अलावा सोनमर्ग और बारामूला का हमला भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि आतंकी पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जिसे एसएसजी भी कहते हैं, उसका पूर्व कमांडो था। लेकिन इसके बाद यह लश्कर से जुड़ा और लश्कर ने इसे भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की जिम्मेदारी ही सौंप दी। इस पर लश्कर को इतना भरोसा इसलिए था क्योंकि यह घने जंगलों में छिपने में माहिर है।
ये एक इलाके में रहकर रेडियो जो साइलेंस बनाए रखता है, जिससे इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल या थर्मल सिग्नेचर से बचने में भी ये माहिर था, और शायद इसी वजह से हमारी सेनाओं को 3 महीनों से ज्यादा का वक्त लगा। अब अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस मुठभेड़ में आतंकी हाशिम मूसा भी मारा गया है, तो ये उन परिवारों के साथ सबसे बड़ा न्याय होगा, जस्टिस, जिनके अपनों को सिर्फ हिंदू होने के कारण पहलगांव की बैसरन घाटी में धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया गया। आज यहां एक सवाल अमेरिका से भी है। अमेरिका मानवता शांति के नाम पर बड़े बड़े लेक्चर देता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन आतंकियों को हमारी सेना ने इस मुठभेड़ में ढेर किया है, उनके पास से M4 कार्बाइन बरामद हुई है। ये AK-47 से भी खतरनाक असॉल्ट राइफल है, जिसे अमेरिका ने बनाया है, और अमेरिका ने ये राइफल्स पाकिस्तान की सेना को 2010 के आसपास दी थी। तो सुने भी अमेरिका और देखे भी अमेरिका कि आखिर जो हथियार उसने पाकिस्तान को दिए, वही हथियार इन आतंकियों के पास से मिले हैं। तो क्या समझ में उसे नहीं आ रहा है कि क्या खेल चल रहा है पाकिस्तान का? क्या आज अमेरिका दुनिया को यह बताएगा कि उसने जो राइफल्स पाकिस्तान की सेना को दी, वो आतंकियों के पास कैसे पहुंची? और आज अगर इन्हीं अमेरिकी राइफल से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में खून खराबा कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए अमेरिका की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान की कोशिश थी ये इनको लाया जाए श्रीनगर के पास और ये हमला करें पहलगाम जो अमरनाथ यात्रा श्रीनगर से गुजरती उन पर अटैक करें बालताल की तरह रूट से। तो उसके बाद इनको पाकिस्तान में वापस लाया जाए ताकि कोई कनेक्शन ना मिले बिटवीन पहलगाम एंड पाकिस्तान। तो वो उनकी कोशिश थी। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है कि इनकी रिएक्शंस, इनका डीएनए टेस्ट कराएगी। जो हमारे इफेक्टेड लोग थे, जो उनके एनओके थे, वो भी आके आइडेंटिफाई करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा एविडेंस का कि ये वही आतंकवाद है। आतंकियों की तस्वीरें, क्योंकि सेना ने उनका जो हाल किया है, ये तस्वीरें देखने लायक नहीं है, इसीलिए उनके चेहरे छिपाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वाकई पहचान हो जाती है, क्योंकि अब डीएनए सैंपल्स के जरिए टेस्ट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब हम आपको एक नक्शे के जरिए दिखाना चाहते हैं और ये समझाना चाहते हैं कि जिस हालात में, ये देखिए, सबसे पहले आप एलओसी के पास पहुंचिए और यही वो पूरा इलाका है। देखिए, यहां से पहलगांव, जहां पर ये लिडवास में इन्हें मार गिराया गया है, ये दाचिगाम वन क्षेत्र है, नेशनल रिजर्व है, ये पूरा ये वाला इलाका, यहां पे लिडवास में मारा गया है। ये पहलगांव जहां पर आतंकी हमला हुआ था, वहां से 22 किलोमीटर दूर है ये जगह, 22 किलोमीटर दूर। यानी वो यहां पर आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद लगभग 22 किलोमीटर दूर जाकर यहां पर वो छिप गए थे। और यहां देखिए एलओसी कितनी दूर है, 80 किलोमीटर। ये इलाका आपको बता रहे हैं लिडवास क्षेत्र है, जब पहलगांव की दूरी 22 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर दूर एलओसी है। आपको याद होगा पहलगांव हमले के बाद ऐसी खबरें आई थी कि सभी आतंकवादी हमले के बाद जंगलों में जाकर छिप गए थे, और हो सकता है कि वो पहलगांव से होते हुए इस इलाके में पहुंच गए हैं। ये इलाका भी घने जंगलों का है, जहां से जंगल के रास्ते दक्षिण कश्मीर के इलाकों में पहुंचना बहुत आसान है। और इस इलाके को दाचिगांव जो फॉरेस्ट रिजर्व है, ये वाला जो हम ग्रीन से आपको दिखा रहे हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है पूरा। इस इलाके में लिडवास नाम का जो क्षेत्र है, वहां से सबसे नजदीक गांव कौन सा है? मुलनार। लिडवास क्षेत्र जो हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए लाल रंग में आप देख रहे हैं 4 किलोमीटर, ये सबसे करीब है। दिस इज द सेंटर, आप समझ लीजिए लिडवास। यहां पर हो गया आपका दाचिगांव नेशनल पार्क, यहां पर आपका हो गया मुलनार जो सबसे करीबी गांव है। अब गांव का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं?
कि क्या यहां से उनको खाना पानी मिल रहा था। 2011 में इस मुल्नार गांव की आबादी 399 लोगों की थी और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि यहीं के कुछ लोगों ने आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी सेना को दी और इसके बाद सेना ने इस ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया और उसको मुकम्मल किया है। तो कुल मिलाकर जल्दी से आपको बता देते हैं, लिडवास वो जगह जहां पर आतंकियों को मार गिराया गया है, ये 80 किलोमीटर दूर है एलओसी से, 22 किलोमीटर दूर है पहलगांव से जहां आतंकी हमला हुआ। ये पूरा एरिया दचीगांव वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट रिजर्व है, बहुत जंगल, घने जंगल है, यहां पर जाना मुश्किल है। और 4 किलोमीटर दूर ये मुल्नार गांव, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहीं से जानकारी मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया है हमारी सेना ने। सेना ने अब तक ये नहीं बताया है कि ऑपरेशन का नाम महादेव क्यों रखा, लेकिन इसके पीछे मुख्य रूप से 4 बड़ी वजह हो सकती हैं। पहली वजह, महादेव यानी भगवान शिव को डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बुराई का नाश करने वाला, सृष्टि की रक्षा करने वाला। अब ऑपरेशन में भी, इस ऑपरेशन में देखिए, सेना ने आतंकियों का खात्मा किया है, यानी ये बुराई के खिलाफ संहार है, इसीलिए हो सकता है कि इस वजह से इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। दूसरा, ये ऑपरेशन जिस क्षेत्र में हुआ है वहां अमरनाथ, शिवखोड़ी, कैलाश कुंड जैसे कई स्थान हैं जो महादेव की भूमि कहे जाते हैं और इससे इस ऑपरेशन का नाम भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ता है। तीसरा, जिस तरह महादेव हिमालय में निवास करते हैं, गहन ध्यान में रहते हैं, जब जागते हैं तो प्रलय लाते हैं, उसी तरह हमारे सैनिक दुर्गम, बर्फीले, तनावपूर्ण इलाकों में तैनात रहते हैं, लेकिन जब हमला होता है तब वो आक्रमण करते हैं, सीधा आतंकियों पर प्रहार करते हैं। अब आपको याद होगा, पहलगाम हमले में आतंकियों ने हिंदू धर्म का होने की वजह से लोगों की हत्या की थी और इसलिए हो सकता है कि इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया हो, क्योंकि महादेव यानी भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 44% लोग भगवान शिव को अपने सबसे करीब मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। आज हमने सबसे पहले ये खबर आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको याद रहे कि भारत की सेना अपने दुश्मनों को भूलती नहीं है और शायद आप भी पहलगाम के इस दर्दनाक हमले को भूले नहीं होंगे। एक हिंदू बहुसंख्यक देश में कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे, और सोचिए हमारे कुछ नेताओं को इसकी जरा भी तकलीफ नहीं हुई, और होगी भी कैसे। ऐसा करने से वोट बैंक की नाराजगी का खतरा जो रहता है। आज भी हमारे देश में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर तो सबूत मांगते हैं, लेकिन पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों पर यह पूछते हैं कि ये सबूत कहां है कि आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एक ऐसा ही बयान दिया। वो देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सबूत कहां से आए कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से थे, और क्या पता कि वो आतंकवादी हमारे ही देश भारत के हो। पी चिदंबरम कोई नए नेता नहीं है, वो 7 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, दूसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं, भारत के गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी सदस्य हैं, और इसलिए जब वो ऐसी बातें करते हैं तो वाकई में डर लगता है कि हमारे नेता आखिर राजनीति के लिए किस हद तक जाएंगे। What we read in books, रिजल्ट मैटर करता है। हम पूरे धैर्य से इस बात को आप हमारे अगले विश्लेषण से भी समझ सकते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के ही बारे में है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां लोकतंत्र के नाम पर सेना के शौर्य को भी राजनीति में घसीटा जाता है। आज मॉनसून सत्र के 6ठे दिन लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। ये सेना का वही ऑपरेशन है जिसमें पहलगाम हमले का बदला लिया गया था, लेकिन विपक्ष चाहता था कि इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत बहस हो, जिसके बाद आज से लोकसभा में 2 दिन की बहस शुरू हुई है। पहले दिन की बहस का हाईलाइट यह है कि विपक्ष ने सरकार से यह पूछा है कि पहलगाम में हमला करने वाले 5 आतंकी भारत की सीमा में दाखिल कैसे हुए, पहलगाम हमले के पीछे आतंकियों का मकसद क्या था, इस युद्ध में भारत के कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए, भारत सीजफायर करके पाकिस्तान के सामने क्यों झुका, क्या आतंकवादी नेपाल के रास्ते भारत में आए थे, पहलगाम पहुंचे थे। और विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि अगर सीज फायर के लिए मध्यस्थता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराई है तो भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है। ये वो बातें हैं जो विपक्ष के नेताओं ने आज लोकसभा में कही है। लोकसभा में
विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर कल भाषण देंगे। आज विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला गौरव गोगोई ने। हालांकि इससे पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में यह कहा कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में हार मान ली थी और उसी ने सीज फायर के लिए गुहार लगाई थी, तो राहुल गांधी ने इस पर एतराज जताया और यह कहा कि अगर ऐसा ही था तो भारत ने फिर ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों? हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में दो और बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, भारत के ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी और हैंडलर्स मारे गए। संख्या पर उन्होंने खास ध्यान दिया और जोर भी दिया। दूसरा, विपक्ष बार बार ये पूछता है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिराए, लेकिन वो कभी ये नहीं पूछता कि भारत ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। और ऐसी क्या वजह है कि विपक्ष की सारी दिलचस्पी सिर्फ भारत का नुकसान जानने के बारे में है? कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हो तो छोटे मुद्दों पर, अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मुद्दों पर ही ध्यान देते रहने से देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान और उत्साह जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हट सकता है, जैसा कि विपक्ष के हमारे कुछ साथियों के साथ हो रहा है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति ट्रंप के उन दावों को खारिज किया जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए मध्यस्थता करने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि सीज फायर का फैसला भारत और पाकिस्तान ने खुद लिया और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। ये सदन में आज देश के विदेश मंत्री ने कहा है। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. हालांकि इन बयानों के बावजूद विपक्ष के नेता लगातार ये सवाल पूछते रहे कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिराए। क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है? सर, 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल
अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है। Why once you have not posted in the ex-handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায় আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 इंची থেকে 36 इंची। Why you are so much afraid? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है और उन्होंने क्या कहा विश्व गुरु ने? मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहा, 26 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने केवल व्यापार तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 5 जहाज गिरे, वो केवल जहाज तक भी नहीं रुके। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कश्मीर का भी नाम लाया कि कश्मीर में अमेरिका की बात हुई है। और दुख की बात ये, कश्मीर के मामले में और विदेशी हस्तक्षेप के मामले में, क्योंकि इस बात पर भाजपा का, आरएसएस का भी एक स्टैंड रहा है, क्या आरएसएस की भी विदेश नीति बदल गई है? क्या आरएसएस को भी स्वीकार्य है कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है? इस बहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। कहा कि वो कल अपने भाषण में बताएंगे कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर कितने झूठ बोले हैं। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। पता है कि आप जानते हैं हमारे देश में किस चीज को सबसे ज्यादा खतरे में बताया जाता है? वो चीज कोई और नहीं बल्कि हमारा लोकतंत्र है। दिन भर हमारा विपक्ष भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताता है। हमारी राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, बहसें इस पर होती हैं। लेकिन सोचिए, इससे अच्छा और सुरक्षित लोकतंत्र कहां होगा जहां सेना के सबूत देने के बाद भी उससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। सरकार भी विपक्ष की मांग का सम्मान करते हुए उसके साथ संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है। राफेल कितने गिरे, नहीं गिरे, ये सब पर भी चर्चा हो जाती है। रशिया पिछले लगभग 3.5 साल से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब वहां की संसद में इस पर सबूत मांगे गए। ये नौबत यूक्रेन में भी कभी नहीं आई। वहां के नेताओं को भी अपनी सेना की हर बात पर विश्वास है। 2 महीने पहले इजरायल और ईरान के बीच भी युद्ध हुआ और इन दोनों देशों की संसद में भी सेना की कार्रवाई को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। इजरायल ने भी ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था, जिसमें ईरान का दावा था कि उसने इजरायल के 3 फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया। लेकिन ईरान के इन दावों को लेकर इजरायल के विपक्षी नेताओं ने अपनी सेना पर कभी शक नहीं किया और वहां की संसद इस राजनीति से मुक्त रही। इसी तरह इजरायल ने भी ईरान की सेना को इस युद्ध में हराने का दावा किया, लेकिन ईरान के सभी नेताओं ने एक स्वर में अपनी सेना का साथ दिया और यह कहा, सब कुछ सामने दिखते हुए के बावजूद, कि जीत इस युद्ध में ईरान की हुई है, ईरान के सेना की हुई है। लेकिन हमारे देश में सेना ने सबूत दे दिए, पूरा मैप पर दिखा दिया कि हमने पाकिस्तान में क्या किया है। लेकिन पाकिस्तान के नुकसान का विश्लेषण करने के बावजूद के बजाय भारत को क्या नुकसान हुआ, फोकस इस पर है। रक्षा मंत्री ने सबूत दिए। पश्चिमी मीडिया ने यह मान लिया कि इस युद्ध में भारत ने बढ़त बनाई थी, लेकिन विपक्ष किसी की बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। कई सारे ऐसे विदेशी अखबार हैं जिनको लेकर बहुत चर्चा होती है, तो ऐसा ही एक अखबार की कटिंग हम ले आते हैं उनके लिए, जिनको डोनाल्ड ट्रंप पर आजकल बहुत भरोसा हो रहा है। तो उसी अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार भी देखिए। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है, स्क्रीन पर दिखा दीजिए जरा। वॉशिंगटन पोस्ट भी लिखता है कि इंडियन स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान डैमेज्ड 6 एयरफील्ड्स, पाक एनालिस्ट्स फाइंड।
तो जब वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार भी साफ कहता है कि 6 एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाने में हम कामयाब हुए हैं, तो इतने सारे सवाल जो यहां पर पूछे जा रहे हैं। खैर, लोकतंत्र की इससे ताकत अगर बढ़ती है तो अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई से 12 मई के बीच भारत की तीनों सेनाओं ने 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 6 पीसी, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हर सबूत दुनिया को दिखाया गया, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, इन्होंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 4 बयान दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अलग अलग मौकों पर 9 बार ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 11 बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया और यह बताया कि कैसे भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। और उन्होंने आदमपुर एयरबेस जाकर पाकिस्तान के उस दावे का भी फैक्ट चेक किया जिसमें उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने की बात कर दी थी। प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंच गए वहां पर और फिर उनकी तस्वीरों में पीछे हमारा मिसाइल सिस्टम दिख रहा था, जो कि पाकिस्तान पर बिना बोले सबसे करारा तमाचा था। लेकिन सवाल है कि विपक्षी नेताओं को आज तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर यकीन क्यों नहीं हुआ। और इससे यह भी सवाल उठता है कि हमारे विपक्षी नेता आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि अगर इस युद्ध में हमारे लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं तो ये युद्ध हमने जीता ही नहीं है, युद्ध हार गए हैं? सोचिए, साबित करके नुकसान किसका होगा? हमारे देश का नुकसान नहीं होगा। हाल ही में यूक्रेन ने रशिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें रशिया के 40 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। हमने भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था। इनमें कुछ बॉम्बर विमान भी थे जो न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम थे। लेकिन क्या आपने कभी रशिया में किसी को यह कहते सुना कि रशिया इस युद्ध को हार गया है? इसी तरह 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो या 99 का करगिल युद्ध, इन सारे युद्ध में भारत को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ और उससे कुछ एयरक्राफ्ट नष्ट हुए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि भारत इनमें से किसी भी एक युद्ध में हारा। कांग्रेस 1971 के युद्ध में भारत की जीत का पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस युद्ध में भारत के 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचने की खबर थी? और यह नुकसान स्वाभाविक था, जिसका कभी भी यह मतलब नहीं निकाला गया कि भारत इस युद्ध में जीता नहीं है, या ये नुकसान इतना बड़ा है, या ये नुकसान सेना की काबिलियत पर या सरकार की काबिलियत पर सवाल खड़े करता है। आज पूरा का पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि वो सेना के ऑपरेशन सिंदूर को सरकार का ऑपरेशन मानकर इसमें छोटी छोटी कमियां निकालना चाहता है, जिससे यह साबित हो सके कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता असली नहीं है। हमसे अच्छा तो पाकिस्तान है, जो हार कर भी अपनी संसद में इसका जश्न मनाता है। वहां के विपक्षी नेता इस झूठे जश्न में शामिल हो जाते हैं। सड़कों पर लोग पटाखा छोड़ने निकल जाते हैं। और हमने अभी अभी आपको दिखाया ही कि जिन विदेशी अखबारों पर सबको इतना यकीन है, उसी में से वॉशिंगटन पोस्ट ने यह छापा ना, जिसमें लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान के जिन एयर बेसेस और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, वहां सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान के सबूत साफ साफ दिखते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के जिन ठिकानों पर हमले का दावा किया, वहां सैन्य ठिकाने सुरक्षित नजर आते हैं। इससे यह साबित होता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को जीत मिली और पाकिस्तान को हार। लेकिन इतनी सी बात हमारे विपक्ष को मंजूर नहीं। गजब हो रहा है इस देश की राजनीति में। आज हमारी संसद में चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए थी कि कैसे हमारी सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। ऐसा जबरदस्त प्रिसिशन अटैक जो कि आने वाले वक्त में सेनाओं को पढ़ाया जाएगा, युवाओं को सिखाया जाएगा कि आखिर कैसे ये अंजाम तक। क्या भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को नाकाम किया? कैसे चीन, तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी सेना इस युद्ध में जीती। उनके तमाम हमलों को हमने नस्तनाबूद किया हमारी सेना ने। कैसे भारत के हमलों में मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के 14 लोग मारे गए, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा नहीं। संसद में सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर बहस, कितने राफेल, कितने गिरे। कुछ नेता कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अरे लोकतंत्र खतरे में होता तो ये बहस और चर्चा कभी नहीं हो पाती। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, राजनीति इसी को कहते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ है। समाजवादी पार्टी की सांसद और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, जो खुद भी एक सांसद है, सांसद डिंपल यादव के कथित अपमान पर एनडीए गुस्से में है। अखिलेश यादव की चुप्पी है। एनडीए सवाल पूछ रहा है कि क्या ये वोट बैंक वाली चुप्पी है?
पूछा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव के लिए पत्नी के अपमान से बढ़कर वोट बैंक है। पूरा मामला मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान का है। साजिद रशीदी इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। साजिद रशीदी की टिप्पणी सीधे डिंपल यादव को लेकर थी। पिछले हफ्ते मस्जिद गई डिंपल यादव के पहनावे को लेकर साजिद रशीदी ने ऐसा बयान दिया है जिसको सुनाना भी मुश्किल है। इस बयान पर आज एनडीए के सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। मतलब आप ये समझिए कि डिंपल के सम्मान में एनडीए वाले मैदान में, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां मौजूद नहीं था। एनडीए मौलाना साजिद रशीदी के बयान को महिला की गरिमा सम्मान का अपमान बताकर आक्रामक थी, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो एनडीए का निशाना समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स पर है, जिसके एक को सुविधा के अनुसार समाजवादी पार्टी कभी अगड़ा तो कभी अल्पसंख्यक बना लेती है। पिछले हफ्ते जब अखिलेश यादव अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव के साथ समाजवादी सांसदों को लेकर संसद के बगल में ही एक मस्जिद है वहां पर गए थे, तो इसे बीजेपी ने संविधान का उल्लंघन ये कहकर बताया था कि धर्म की आड़ में सियासत की गई। कोई राजनीतिक पार्टी अपनी बैठक धर्मस्थल पर नहीं कर सकती है। मस्जिद के इमाम समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्ला नदवी हैं, इसीलिए बीजेपी ने इसे तूल देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, खूब पॉलिटिक्स की। लेकिन अब जो मौलाना साजिद रशीदी ने मस्जिद गई डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक बोल दिए, तो एनडीए ने इसे महिला सम्मान का मसला बना दिया है। एनडीए ने इस दांव में अखिलेश को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। गौर करने वाली बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसका जोरदार विरोध हुआ था, लेकिन तब पूरी समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हो गई थी। लेकिन अब डिंपल यादव के मसले पर समाजवादी पार्टी की ओर से काफी ठंडी प्रतिक्रिया दी गई है। खुद डिंपल यादव मौलाना के बयान का विरोध करने के बजाय बीजेपी पर निशाना साध रही है, दूसरे मुद्दे याद दिला रही हैं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। हालांकि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी अपने बयान पर कायम है और वो अपनी टिप्पणी को आपत्तिजनक नहीं मान रहे। मैंने ऐसा कोई अमर्यादित बयान नहीं दिया है। मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए ये बयान दिया है और मैं अपने बयान पर अडिग हूँ। सब सियासी लोग हैं, सियासी रोटियां सेकने के लिए, अपनी अपने वोट बैंक को सीधा करने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं इस्लामिक विद्वान हूँ, तो मैं मस्जिद के लिए बयान क्यों नहीं दूंगा भाई? उसके लिए अखिलेश यादव बयान थोड़ी देंगे, ये जेपी नड्डा बयान देंगे। मैं बयान दूंगा, मैं इस्लामिक विद्वान हूँ, मुझे पता है मस्जिद की मर्यादाएं क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है। मर्यादा महिला की क्या है ये शायद साहब भूल गए। यहां मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2009 में डिंपल यादव फिरोजाबाद लोकसभा उपचुनाव हार गई थी। ये सीट उस समय मुलायम सिंह यादव का गढ़ हुआ करती थी। इस हार को मुलायम सिंह यादव पचा नहीं पाए। सोचिए, डिंपल की चुनावी हार सम्मान का मसला था, लेकिन आज साजिद रशीदी के बयान पर समाजवादी पार्टी तूल नहीं देना चाहती, लिहाजा एनडीए को मौका मिल गया। इतनी अभद्रता एक महिला के साथ हुई, पूरा का पूरा विपक्ष चुप बैठा है। इस चुप्पी के खिलाफ एनडीए के एक सांसद ने यहाँ पे कहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलती। कितनी अजीब बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं स्वयं उनके पतिदेव। भाई आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा में, जहां पर इस वक्त एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। मैं मुसल्लह अफवाज ने पहले 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उनको निशाना बनाया और सबसे मेरी नजर में जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का था और 6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयात मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमजोर किया जाए और अगर हमको इन ताकतों को कमजोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोजर के जरिए या फिर लिसानी जबर के जरिए
या मजहबी फिरका परस्ती के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल अक़वामी सतह पर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके ज़रिए से वज़ीर आज़म और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया, उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज़फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये? मैडम, मेरा सवाल हुकूमत से यह भी है कि हम कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम, मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं, क्रुश्चेव और टीटो। क्रुश्चेव ने दबाव डाला, टीटो ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नैम ज्वाइन करूंगा। मैडम, फ्रांस और यूएसए, डिगोल को जब यूएसए ने दबाव डाला तो डिगोल ने कहा कि तुम दोस्त हो मगर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद ना है। मैडम, वहीं पर आप देखिए गुजराल साहब, जिसको कहते सबसे कमजोर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने बहादुरी का मजारा है रिफूलिंग करने नहीं दिया। वियतनाम 20 साल यूएसए लड़ा मगर झुका नहीं, और हम उनको बोल भी नहीं पा रहे, हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के, ये आपको समझने की जरूरत है। और मैडम, यहां पर वजीर खारजा ने कहा वो चीन गए, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि चीन के इक्विपमेंट एक लाइव लैब था हमारे उनके लिए। क्या आपने कहा चीन को कि तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को हथियार? आप नहीं कहे। और मैडम, आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री ने कहा कि स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट, तो फिर जो इंडोनेशिया मिलिट्री अटैचे ने कहा कि
हमको कहा गया मत मारो, हम सेल्फ डिफेंस में भी नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को। और अगर आप ट्रंप के बयान को गलत कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट नहीं गिरे, मैं यकीन करता हूं आपकी बात का। आप हमारे पायलट्स को कमेंट करिए ना, हमारे पायलट्स को कमेंट करिए कि हम अपने पायलट्स की तारीफ करते हैं, आप वो भी नहीं करना चाहते। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं मैडम कि क्या फ्रांस ने हमको सोर्स कोड नहीं दिया जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान हुआ? अब मुस्तकबिल में आप हथियार खरीदेंगे तो क्या आप सोर्स कोड हासिल करेंगे? और मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब हुकूमत दे। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। मैडम ऑल पार्टी मीटिंग हुई, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में। ऑल पार्टी मीटिंग में मैं था, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, बैसारन मिडोस पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत लेना पड़ेगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मिडोस सिवाय बारिश और स्नो के। ये कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में। वहां पे मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारिजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए, राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे मुल्क में मुफाद होगा, हमारे मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती को आप एक वोट का जरिया मत बनाइए। और मैं एक आखिरी बात पूछ रहा हूं मैडम, क्या चीन ने हमसे कहा था कि सीज फायर कर लो? और कैसे पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बातों को सुना कि हमारा कम्युनिकेशन एनक्रिप्ट नहीं है? मैडम आखिर में मैं अपने शेर से इस अपनी बात को खत्म करूंगा कि अपने ही हाथों से सर अपना कटाना है हमें, मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें। किस तरह मरते हैं एहरार वतन भारत पर, यह तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। ये मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं, मुसल्ह फौज के नाम पे करता हूं। ये शेर कहने वाला कोई बीजेपी का नहीं था, ये शेर कहने वाले का नाम शेर था, शहीद अशफाकुल्लाह। मैं फिर से हुकूमत से कह रहा हूं, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत, कितना इम्बैलेंस हो रहा है ट्रेड का, कितना इम्बैलेंस हो रहा है चीन से। अच्छा, जब गलवान हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैं बात करूंगा, हमने कहा नहीं बात करेंगे, जरूरत नहीं है। आज ट्रंप हमारे से पहले बोलता है इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, इख्तिदार में कोई यहां रहेगा कोई वहां रहेगा, मगर इख्तिदार में इकबाल होना चाहिए। बदबख्ती की बात यह है कि आपने इकबाल को खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय, 3 बड़ी बातें जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर। ओवैसी का बड़ा सवाल, वो पूछ रहे हैं कि व्हाइट हाउस में बैठकर सीज फायर का फैसला होगा, एक गोरा वहां पर व्हाइट हाउस में बैठ के करेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने क्रिकेट खेलने को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल पूछा है और कहा है कि जमीर कहां खो गया है, जहां पर हमारी सेना लड़ती है, जिस देश से लड़ती है, हम ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हैं, हम उनके साथ ट्रेड, हम पानी, सारे संबंध तोड़ रहे हैं, सिंधु जल संधि को हमने सस्पेंड किया, वहीं पर हम क्रिकेट खेलेंगे। किस मुंह से उन पीड़ितों के घर वालों को कहिएगा जिन्होंने अपनों को खोया था कि अब हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, अब क्रिकेट का मैच देखो पाकिस्तान के साथ। तीसरी तरफ चीन को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा, विदेश नीति पर भी सवाल पूछा। और अब ब्लैक एंड व्हाइट में उस सेगमेंट की बात करते हैं जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। आज आपको पता होना चाहिए कि भारत के ज्यादातर लोग समय पर क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इस साल मार्च 2025 तक क्रेडिट कार्ड के 33,886 करोड़ रुपए बकाये थे, जो पिछले साल के मुकाबले 44% ज्यादा है। भारत के लोग पहले से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन समय पर इन पैसों को वापस नहीं लौटा पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के 29,983 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसका भुगतान पिछले 3 से 6 महीने से नहीं हुआ है, जबकि 3,902 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसका भुगतान 6 महीने या 1 साल से नहीं हुआ है। यह हाल भी तब है जब मार्च 2025 में क्रेडिट कार्ड से भारत के लोगों ने 21 लाख
9,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जो पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। आपको मुझसे पूछेंगे अब आप कि क्रेडिट कार्ड भारत के लोगों की आदत बिगाड़ रहा है क्या? पहले के जमाने में जब लोन मिलना मुश्किल होता था तब लोग उतने ही पैर पसारते थे जितनी उनकी चादर होती थी, लेकिन अब जमाना क्रेडिट कार्ड का है। क्रेडिट कार्ड ने लोगों की आदत को बदल दिया। ये आदत भारत के लोग बैंकों के क्रेडिट कार्ड का कर्जदार बना रही है। आज हम आपसे यही कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका नहीं होता, ये पैसा बैंकों का होता है, जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज और पेनल्टी वसूली जाती है। इसीलिए अगली बार जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा उधार लें तो ये बात ध्यान रखिए कि इस पैसे को चुकाना भी है और ये पैसा आपका नहीं है। अगली खबर, आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन कितना खतरनाक हो सकता है। आजकल आप सोशल मीडिया पर अमरनाथ यात्रा की नई रील्स देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस साल यात्रा खत्म होने के पहले ही अमरनाथ की गुफा का प्राकृतिक शिवलिंग काफी हद तक पिघल चुका है। पिछले महीने जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी तब भी ये शिवलिंग 40% तक पिघल चुका था और अब ये काफी हद तक पिघल गया है। इतनी बड़ी वजह है ये कि पहला इस क्षेत्र में तापमान का बढ़ना, दूसरा श्रद्धालुओं की भीड़ और तीसरी वजह इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई तरह के इंतजाम करना। ये सारे कारण मिलकर अमरनाथ की जलवायु को बदल रहे हैं और इसका प्रभाव बर्फ के प्राकृतिक शिवलिंग पर पड़ रहा है। हजारों आस्थावान लोग पहुंचते हैं और सोचिए उनके लिए कितनी चीज है। पहले अमरनाथ के शिवलिंग 12 से 15 फीट ऊंचा होता था, लेकिन अब यह यात्रा के दौरान पिघलकर सिर्फ 1.5 से 2 फीट का रह जाता है। अजीब बात यह है कि हमारे देश में सोशल मीडिया के किसी पोस्ट या बयान को लेकर अक्सर धर्म खतरे में आ जाता है, लोग शिवलिंग पर उतर आते हैं, लेकिन ऐसी खबरों की चर्चा नहीं करते।